स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी की शुरुआत करते हैं व्याकरण की। और व्याकरण में हम बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। हमारे माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से हम शुरुआत करते हैं। चलिए करते हैं हम हमारी व्याकरण की भाषा से। तो भाषा शब्द, तो हमारा भाषा शब्द है जो वो भाष धातु और प्रत्यय हमारा अण और टाप। भाष धातु अण और टाप प्रत्यय से मिलकर बनता है। टाप का हमारा आशेष रहता है और बनता है भाषा। तो इस प्रकार हमारा भाषा शब्द है जो बनता है। परिभाषा में हमारी आएगी क्या कि भाषा वह है जिससे हम हमारे जो अंदर के विचार हैं हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों को विचार हम ग्रहण करते हैं, तो वो भाषा कहलाता है। हमारे विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना और दूसरों के सामने प्रकट करना और दूसरों के विचारों को ग्रहण करना भाषा कहलाता है। समझ में आया ना सभी को? तो हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा है। तो क्वेश्चन आता है, क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? तो उत्तर में आएगा नहीं, क्योंकि हमारे जो भारत देश में कोई भी भाषा हमारी है जो वो राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन हमारे राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। हमारे राज्य की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। इसी प्रकार कि हिंदी का जो विकास क्रम है वो क्या है कि पहले तो संस्कृत थी, संस्कृत के बाद जो उससे निकल के आई वो पाली भाषा, उसके बाद है जो पाली के बाद प्राकृतिक भाषा, उसके बाद अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तो छोटी सी ट्रिक है कि सपा, इससे हम याद कर सकते हैं इनको कि ऐसे संस्कृत, पी से पाली, पी से प्राकृतिक, ए से अपभ्रंश, ए से अवहट, एस से हिंदी। तो ये हमारी इस प्रकार है कि जो हिंदी का रूपांतरण हुआ। तो हिंदी का जो वर्णन है संविधान की अनुसूची 8 तथा भाग 17 में वर्णित है और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच हमें क्या है भाषा के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारे राष्ट्र में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो आरंभी जो 8वीं अनुसूची थी तो उसमें हमारी भाषाएं कितनी थी? 14, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 22। और जो हमारी कार्यकारी भाषा है वो हमारी कार्यकारी भाषा कौन सी है? वो है अंग्रेजी, जो हम भारत की केंद्रीय भाषा बोलते हैं या कहे जाते हैं। जो राजभाषा का जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था गोपाल स्वामी अयंगर ने।
उसी प्रकार आगे हम चर्चा करेंगे लिपि। तो भाषा पढ़ा हमने कि हमारी भाषा, हमारी जो अंतर्भाव है, अभिव्यक्ति है, उसको दूसरों के सामने प्रकट करना भाषा कहलाता है। लिपि है भाषा को लिखने का ढंग। लिपि है भाषा को लिखने का ढंग। तो वो लिपि कहलाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे कि हम लिख रहे हैं किवें, दसो फिर किवें। तो किवें है जो ये शब्द है, वैसे तो हम देख रहे हैं इसको कि पंजाबी का लग रहा है, लेकिन हमें लिपि हिंदी देवनागरी का प्रयोग किया है। कहने का भाव है कि हम लिखने के हिसाब से जो वर्तनी उपयोग करते हैं वही लिपि कहलाती है। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसकी जो लिपि है वो गुरुमुखी हो गई। ये लिपि यही रहेगी कि हमें जो देवनागरी में लिखी है पंजाबी भाषा, तो इसका मतलब है कि जो लिखने का ढंग है वही लिपि है। उसी प्रकार जो देवनागरी है उसमें हिंदी, संस्कृत, नेपाली, इनमें हम देवनागरी भाषा का, देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं इन भाषाओं में। उर्दू में फारसी, अंग्रेजी में रोमन, पंजाबी में गुरुमुखी। और एक जो गुरुमुखी लिपि है, वो गुरुमुखी जो लिपि का जो शुरुआत करने वाले हैं वो हमारे गुरुजी अंगद देव जी हैं। समझ में आए सभी को? तो लिपि के बारे में आप पता लग गया ना। आगे बढ़े हम देवनागरी लिपि हमारी कि ये किस प्रकार की बनावट है, इसकी किस प्रकार चलती है। तो यह बाईं से दाईं ओर चलती है। जैसे हम आपको बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारे शब्द हैं वो हम बाएं से और दाईं की ओर पढ़ रहे हैं। तो यह लिपि है वो बाईं से दाईं ओर जाती है। जैसे उर्दू है वो दाईं से बाईं की ओर पढ़ी जाती है, यानी कि हम ऐसे पढ़ते हैं, उसको लिखते भी ऐसे हैं, इससे उल्टा। तो पहचान क्या है इसकी? ये एक क्षैतिज रेखा है जो ऊपर हम खींचते हैं, इससे हमें इसको शिरा रेखा कहते हैं। और आध्यात्मिक लिपि में क्या है, ये अक्षर का है, यानी कि अक्षर जैसी इसमें अक्षर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जैसे ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि में हम क्या प्रयोग करते हैं, जो इसमें मात्राओं का प्रयोग किया जाता है अक्षरों के साथ, इसलिए वो मात्रात्मक लिपि है एक प्रकार से। उसका महत्व क्या है ब्राह्मी लिपि का? वो प्राचीन लिपि बोली जाती है जो ब्राह्मी लिपि है। और क्या है इसका सबसे पहले जो अभिलेख प्राप्त हुआ हमें ब्राह्मी लिपि का, वो किसका लेख प्राप्त हुआ था? अशोक का। जो अशोक का है वो हमें ब्राह्मी लिपि में इसका प्रयोग मिला है लिपि का। उसके बाद क्या है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद सिद्धि लिपि, सिद्धम लिपि के बाद नागरिक लिपि। उसके बाद आई है हमारी लगभग जो 11वीं शताब्दी में वो देवनागरी लिपि। ये इसका क्रम है। जिस प्रकार हमारी भाषा का क्रम था उसी प्रकार हमारी ये लिपि का क्रम है। सभी को समझ में आ रहा है ना? तो आगे हमारा है कि संविधान में हमारी हिंदी भाषा का प्रयोग। हमने क्या है पहले तो पढ़ लिया कि हमारी भाषा के बारे में, उसके बाद लिपि के बारे में। अब हमने पढ़ा कि संविधान में हिंदी का किस प्रकार से आगमन हुआ। हिंदी की जो भाषा है संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कब? 14 सितंबर 1949 इसको स्वीकार किया गया, यानी कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में
रूप में बनाते हैं। प्रथम जिस प्रकार हमने 14 सितंबर हमारी जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, उसी प्रकार क्या है कि हमारा जो विश्व में भी हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसकी तारीख है 10 जनवरी 1975। 10 जनवरी 1975 को क्या है कि हमारी ये जो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और 14 सितंबर को हम सिंपल है जो साधारणतः हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 10 जनवरी 1975 को क्यों मनाया गया विश्व हिंदी दिवस? क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन में 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था, यानी कि फर्स्ट सम्मेलन था जो हमारा प्रथम विश्व सम्मेलन था, इसलिए कि 10 जनवरी की डेट हमारी जो दिनांक है वो रखा गया विश्व हिंदी दिवस के रूप में। आगे क्या है, हमारे जो भाषा के परिवार है कि कहां से कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। तो पहला है हमारा जो भारोपीय। भारोपीय आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भारतीय और यूरोप यानी कि दोनों भाषाओं का मिश्रण, समायोजन, भारत और यूरोप। तो भाषा और यूरोप के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इसमें हमारी कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। हिंदी, यूरोपियन की रूसी, उर्दू, फारसी, बंगला, पंजाबी, जर्मनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, संस्कृत, ग्रीक इत्यादि। और इन सभी को बोलने वाले जो हमारी इसमें लोगों की संख्या है प्रतिशत में, वो है 75%। और उसी प्रकार जो द्रविड़ परिवार के हैं वो दक्षिण भारत में प्रचलित भाषाओं का सम्मिलित किया गया है, और उसमें क्या है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। आगे हम चलेंगे कि जो हमारा यह हमने पढ़ लिया भाषा व्याकरण में भाषा और भाषा के हमें प्रकार पढ़ने। आगे भाषा तो अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करना और उनकी बात को हम भाषा के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो वो भाषा कहलाती है। शुरुआत में ही हमने ये चर्चा की थी। और उसके प्रकार हैं कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा आपने देखी होगी कि हमारे जो अस्पताल हैं, उसके बाद पुलिस चिन्ह, उसके बाद हमारे ट्रैफिक के नियम, ये कहीं पर भी कोई सांकेतिक रूप से कुछ अलग से कोई डेंजर जोन है इत्यादि को दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, या राइट जाना, लेफ्ट जाना, सीधा जाना इत्यादि विभिन्न प्रकार के चिन्हों के माध्यम से हम हमारी भाषा को समझा सकते हैं। जैसे कि हम ऐसे करते हैं कक्षा में, हमारे अध्यापकगण तो क्या बोलते हैं हम कि वो सभी चुप हो जाओ, साइलेंट कर। तो ये हमारे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमारी जो आर्मी है, आर्मी सबसे ज्यादा सांकेतिक रूपों में ही कार्य करती है, तो सांकेतिक रूप में चलते हैं ताकि दुश्मन को उसके बारे में कोई ऐसा अंदाजा ना हो कि उनको पता, यानी कि उनकी जो चाल है उसके बारे में ना पता लगे कि कितने लोग हैं, कैसे चलना है, किस प्रकार से हमें जो हमारा जो ऑपरेशन है उसको मतलब कि अंत तक पहुंचाना है। उसी प्रकार हमारी मौखिक भाषा कि बोलना, अपनी बात समझना और आपस में हमारी जो बातचीत है वो करते हैं, तो वो लिखित भाषा यानी कि लिखकर जो अपनी बात को समझाना। ठीक है, तो ये हमारे 3 माध्यम है। उसके बाद है कि हम भाषा कर रहे हैं, उसके बाद एक भाषा है, उसके जो हम पहले सीखते हैं वो हमारी बोली। जैसे कि
बोली कि जो हमारे आसपास है, इलाकों में है, जो बोली जाती है, जिसकी हम बोल सकते हैं कि जिसकी लिपि नहीं होती। और जैसे कि हमारी जो आसपास की जो भाषाएं हैं उनके हम लिपि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारी हरियाणवी है, हरियाणवी भाषा है, हरियाणवी बोली है, जो कि हम हिंदी की लिपि उसमें ही प्रयोग करते हैं हरियाणवी बोली को। समझे मारे ना सभी को कि जो भाषा हमारे घर है और आसपास के छोटे से इलाके में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं, जैसे कि भोजपुरी, मगही, हरियाणवी इत्यादि विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं। उसके बाद हम व्याकरण। व्याकरण क्या है कि जो शास्त्र हमें भाषा को सही सही शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, तो वो क्या है, भाषा व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण शब्द भी है आपके पास। तो व्याकरण शब्द है वो है मिलकर बनता है वी धन आंग प्लस डूंकरी प्लस धन ल्यूट प्रीत। तो वी आंग उपसर्ग डूंक्रिया और ल्यूट प्रत्यय से मिलकर व्याकरण शब्द बनता है। तो परिभाषा आपने पढ़ी ली कि जो भाषा हमारे, जो शास्त्र हमें भाषा को सही सही शुद्ध बोलना और लिखना पढ़ना सिखाता है तो वो व्याकरण कहलाता है, यानी कि जिससे हमें पता चले कि यह भाषा शुद्ध है या अशुद्ध। तो व्याकरण के 4 अंग हैं, जैसे कि वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य, विराम से। इनके बारे में हम जानते हैं कि वर्ण, वर्ण है क्या कि जैसे कि हमने लिख दिया अ, आ, ई इत्यादि, यानी कि जो हम बिना किसी ध्वनि या उच्चारण के केवल उच्चारण के माध्यम से बोले जाते हैं, यानी किसी की सहायता ना लेनी पड़े। जैसे कि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। जो हमारी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, सार्थक इकाई है, वो है वर्ण। उसके बाद शब्द, और शब्द के बाद वाक्य। तो हम बोल सकते हैं कि जो भाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। वर्ण को हम अक्षर भी बोल सकते हैं, वर्ण को हम अक्षर भी बोल सकते हैं। और जो बृहत्तम हमारी इकाई है भाषा की, बृहत्तम इकाई है जो, वह है वाक्य। तो थोड़ा सा हम वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं कि वाक्य क्या है। वाक्य, वाक्य क्या है? तो वाक्य है हमारा कि वाक्य जिससे कहने वाले का अर्थ हमें समझ में आ जाए, शब्दों का ऐसा समूह। जैसे राम जाता है, तो यह वाक्य है। राम जाता है तो हमें समझ में आ गया कि राम जा रहा है। उसके बाद कि 3 जो पार्ट हैं, इसके भाग हैं वाक्य के, वो हर एक वाक्य में हमें विद्यमान होने चाहिए। यानी कि इसकी एक प्रकार से जो महत्वपूर्ण बात है यह है कि वो 3 पार्ट इसमें होने बहुत जरूरी है। पहला तो योग्यता, वाक्य के बारे में चल रही है बात। दूसरा है आकांक्षा, तीसरा है हमारा सन्निधि। तो ये 3 पार्ट हैं जो योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है। तो पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो हम ये सभी शुरुआत से हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, आज की कक्षा में आपको कम से कम
3 प्रश्न ऐसे दिखाई देंगे जो आपको प्रत्येक पेपर में नजर जरूर आएंगे, प्रत्येक परीक्षा में आपको जरूर नजर आएंगे, इसलिए अंत तक आप बने रहिए। तो योग्यता और आकांक्षा और स्वनिधि के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वाक्य क्या है, तो हम पढ़ेंगे पहले योग्यता। योग्यता का मतलब है कि वाक्य में योग्यता होना जरूरी है। उदाहरण के माध्यम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे जल के द्वारा हम दहन करते हैं, या अग्नि के द्वारा हम सींचते हैं। तो क्या आपको वाक्य की सार्थकता लग रही है? क्योंकि जल का क्या कार्य है, वो है, जल का कार्य है सींचना और अग्नि का कार्य है दहन करना। और हमने क्या अलग अलग लिख दिए, अलग अलग लिखने पर क्या है इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी ये बात योग्यता नहीं है। जल में ऐसी योग्यता नहीं है कि वो किसी चीज को दहन कर सके, और अग्नि के द्वारा हम किसी भी चीज को दहन कर सकते हैं, ना कि सींच सकते हैं। तो क्या है इसका मतलब, यानी कि वाक्य में योग्यता का होना अति आवश्यक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है आकांक्षा। तो आकांक्षा क्या है? आकांक्षा का मतलब है कि आकांक्षा का मतलब है कि उसकी आकांक्षा पूरी हो चुकी हो। दूसरा पॉइंट है कि वाक्य में आकांक्षा का पूरा होना। जैसे मान के चलो कि हमने लिख दिया कि राम जाता, तो इसका मतलब क्या है? आकांक्षा, यानी कि जो ये आकांक्षा है इसके मन में है कि यानी कि ये वाक्य अनकंप्लीट है, यानी कि इसको पूरा करना बहुत जरूरी है कि राम जाता है, और ये आकांक्षा क्या है यहाँ पर पूरी नहीं हो रही, तो ये वाक्य नहीं है। जैसे राम जाता या पक्षी उड़। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मतलब यही है कि उस वाक्य का आकांक्षा पूरी होनी चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाता है। उसके बाद आकांक्षा के बाद हम पढ़ रहे हैं सन्निधि। सन्निधि का हम साधारण अर्थ समझ सकते हैं कि समीपता। तीसरा पॉइंट है समीपता। समीपता यानी कि जो वाक्य में समीपता हो। मान के चलो कि हम पहले बोलते हैं राम, आज के दिन बोलते हैं हम राम, उससे अगले दिन बोलते हैं जाता, उसके अगले दिन बोलते हैं है। क्या आपको समझ में आएगा? या समय रहते हुए मान के चलो कि हमें राम बोला पहले, फिर उसके बाद हाफ टाइम में जाता, उसके बाद फिर है, तो यानी कि सन्निधि समीपता। तो वाक्य में समीपता का होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो अति महत्वपूर्ण है कि वाक्य में आपको नजर आएंगे। शब्द विराम, यानी कि विराम विचार के बारे में, यानी कि जहां पर हमें कोई बात कहने पर थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, बात हमने किस प्रकार कहनी है, हमने प्रश्न पूछा है या उत्तर दिया है, अनेक प्रकार के हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो हिंदी व्याकरण, तो सबसे पहले वर्ण। वर्ण थोड़ा हमने पहले भी पढ़ा था,
कि वर्ण वह सबसे छोटी मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े न हो सके। और वर्णमाला जिस प्रकार मोतियों की माला, क्या मोतियों की माला, मोतियों की माला तो वो मोतियों से मिलकर बनी है और एक उसका सार्थक कर्म है, तो वो माला कहलाती है। परंतु अगर वो माला में से हम मन के निकाल देते हैं तो क्या हम उसको माला बोलेंगे? तो उनको तो मन के ही बोलेंगे ना। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को माला या वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे 52 वर्ण होते हैं जो हम पढ़ते हैं। वर्ण जो हमारे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, ए, तो ये है हमारे वर्ण। तो कुल 52 वर्ण हैं। तो आसान भाषा में जो वर्गीकरण है वो आपके सामने है। तो पढ़ रहे हैं हम कि जो स्वर वर्ण है, जो हमारे स्वर वर्ण है, क्योंकि पहले क्या है हमने वर्ण पढ़ा, वर्ण के जो दो भेद हैं वो है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन की स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, स्वतंत्र ध्वनि, वो है स्वर। ए, आ, ई इत्यादि जो 11 होते हैं हमारी हिंदी भाषा में स्वर। और जो स्वरों की जो सहायता से बोले जाते हैं, स्वर प्लस में जो वर्ण बोले जाते हैं वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो स्वरों की संख्या है हमारी 11, ए से लेकर ओ तक। तो ए से लेकर ओ तक आया, ए से लेकर औ तक आया, तो अंग अ है जो अलग से हमारे रह गए वो हमारे योगवाह में आते हैं। उसके बाद जो मूल व्यंजन वर्ण है वो हमारे 33 हैं। 33 जो कि कैसे है तक, कैसे है तक, कैसे है तक, कैसे कि जो कैन से लेकर मैं तक तो हमारे जो स्पर्श व्यंजन है, थोड़ा हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, आगे थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन, उसके बाद हमारे जो संयुक्त वर्ण है वो 4 हैं, क्षेत्र है। उसके बाद जो अंतस्थ वर्ण, उषम वर्ण, द्विगु वर्ण, जो ढ यानी कि जो हमारी जीवा है जल्दी जल्दी वो नीचे गिर रही है, ढ जो इसके द्विगुण है। अयोगवाह 2 हमारे अंग अह, तो पूरे मिलकर इसके जो हमारे वर्ण है वो 52 गुण। बच्चों के कुल जो विशेष समझ में है क्या कि कुल है जो वर्ण हमारे 33 प्लस में 4 संयुक्त और 2 द्विगुण 39, और स्वर 11 प्लस में 39 प्लस में 2 योगवाह, तो हमारे टोटली कितने हुए 52। और इसमें जो 33 हमारे जो कैसे मैं तक स्पर्श है जो 25 के बाद जो 33 में शामिल है वो है हमारे उष्म और अंतस्थ हमारे 11 और जो हमारी शह है वो उष्म वर्ण है, यानी कि जिसमें उष्मा हमारी बाहर आती है या उष्मा पैदा होती है। उसके बाद है हमारे वर्ण के भेद, हमने पढ़ लिया कि स्वर किसे कहते हैं। उसके बाद है हमारा जो स्वर है वो कितने हैं, कि स्वर्ण वर्ण हमारे 11 हैं, पढ़ लिया हमने ऐसे लेकर ओ तक। स्वर्ण के जो भेद हैं कि जो उच्चारण के लगने वाली जो मात्रा के आधार पर और जाति के आधार पर। तो अब हम पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर कितने हैं, 3 प्रकार के। तो पहला कौन सा है हमारा ह्रस्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद
प्लुत स्वर, यानी कि बोलने में जो लगा समय, कि समय कितना लग रहा है। देखो जैसे कि हमें हर्ष स्वर ए, आ, ई, उसके बाद दीर्घ स्वर आ, इसमें आ नहीं आएगा, आ, ई, उ, इसमें आएगा आ, ई, यानी कि हर्ष स्वर में कम समय लगता है, और हर्षव से जो दुगना समय लगता है वो दीर्घ में लगता है, और जो हर्षव से तिगुना लगता है वो प्लुत स्वर में लगता है। जैसे कि ओम, ए, आ, ओम। तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि इसमें हम क्या है, समय, इसमें कम समय लग रहा है, इसमें उससे ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा। तो ये ज्यादातर हमारा जो पुरानी की जो ग्रंथ है उनमें आपको मिलेगा, नजर आएगा। उसके बाद है जो मूल स्वर है हमारे, जैसे कि ये ए, ई, उ, री, इनको क्या बोलते हैं हम, स्वतंत्र बोलते हैं, कि इनको हम स्वतंत्र बोलते हैं। उसके बाद जो दीर्घ है हमारे, वो आपस में स्वर और स्वरों के माध्यम से जो जुड़कर बनते हैं वो दीर्घ बनते हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से कि ए प्लस में ए क्या बनता है, आ, जो हमारा दीर्घ स्वर है। उसी प्रकार हमारी जो शुक स्वर, शुक स्वर कौन सी, जो ये भिक्षक दृष्टि से कई बार आता है कि हमारे जो शुक स्वर हैं वो कितने हैं, वो हैं हमारे 4, कि पहले ए, आई, ओ, औ। तो ये 4 प्रकार के हैं। और जैसे कि ए है, उसमें ए प्लस ई, आई में हमारा ए प्लस बड़ी, ए प्लस ओ, ए प्लस ओ, यहां पर ओ बन गया और यहां पर बन गया औ। ठीक है ना, जो आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है। देखो जैसे कि ए प्लस में ई, और यहां पर ए प्लस में ए, ओ प्लस में उ, ए प्लस में ओ, तो वह बन जाएगा हमारा ए, आई, ओ, औ। और आगे हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि जाति के आधार पर जो स्वर के वेद है वो क्या, सजातीय है, विजातीय। सजातीय जैसे कि समान लग रहे हैं, जैसे कि हमारा ए आ के समान है, ई बड़ी के समान है, उ बड़ा ऊ के समान है। इन वर्णों को, इन स्वर वर्णों को हम बोलते हैं समान या सजातीय स्वर। विजातीय स्वर बोलते हैं हम उनको जो भिन्न हो, जैसे ए से भिन्न क्या है, ई से भिन्न क्या है, उ से भिन्न है, इनको हम बोलते हैं असमान स्वर। उसी प्रकार से हमारी जो सभी स्वरों की मात्रा होती है, मात्रा के बारे में हमने 2 पढ़ा था, जाति के उदाहरण पर, मात्रा के उदाहरण पर स्वर को। तो स्वरों की मात्रा होती है, और स्वर तो होते हैं हमारे 11, लेकिन मात्राएं हमारी 10 होती हैं। 10, तो ये कौन सी गई हमारी, बताइए बताइए। तो एक हमारी जो है ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो बाकी सभी की हमारी मात्रा होती है। जैसे कि आ की मात्रा हुई, उसके बाद छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, उसके बाद हमारी री की मात्रा, ठीक है ना। उसके बाद हमारी ए की मात्रा, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके सामने क्या है, मात्राएं 10 हुई। उसी प्रकार वर्ण विच्छेद, तो वर्णों के माध्यम से ही हम पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि वर्ण विच्छेद, जैसे कि हमने लिख दिया आम, हमने लिख दिया कलम,
तो क्या है कि आम का वर्ण विच्छेद क्या हुआ, क्योंकि हमने वर्ण पढ़ा है वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं और आपके सामने शब्द ही है। तो वर्ण क्या है, आ प्लस म, लेकिन मैं में भी ए का मतलब कि श्योंक होता है या संयुक्त होता है। तो ऐसे यानी कि इसका जो वर्ण विच्छेद होगा वो आ प्लस म प्लस अ, तो वो मिलकर क्या बनता है, आम। इसमें दिखाई दे रहा है कलम। तो क्या है, क में स्वर को निकालते हैं। हमने परिभाषा यही पढ़ी थी कि स्वरों से मिलकर ही वर्ण यानी कि व्यंजन बनते हैं। तो व्यंजन क का मैं अ, उसके बाद ल को मैं फिर अ, फिर म का बाद फिर अ, यानी कि इसमें से हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपके सामने ये निकल कर आएगा। तो इसी प्रकार जो हम पढ़ रहे ऐसे ही पढ़ रहे थे कि जो स्वर हैं वो मिलकर बनते हैं हमारे व्यंजन, और व्यंजन आपस में जो वर्णों को हम संयोग करते हैं तो हमारा शब्द कहलाता है। और शब्द वह होता है जिसमें हम कि वर्ण को दो जोड़ने पर कि वो शब्द बनते हैं, शब्द को जोड़ने पर वाक्य बनते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, यानी कि निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह वर्ण है और सबसे बड़ी इकाई है वो वाक्य है। तो हमने भाषा के बारे में पढ़ा, उसके बाद लिपि के बारे में पढ़ा, लिपि के बारे में पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि व्याकरण। तो व्याकरण में हमने वर्ण पढ़ा, स्वर पढ़ा, व्यंजन पढ़ा, स्वर के भेद पढ़े, वाक्य पढ़ा, वाक्य क्या है, वाक्य किस प्रकार उसके में यानी कि किन किन माध्यम से मिलकर बनता है वाक्य, वाक्य की सार्थकता के बारे में पढ़ा। उसके बाद ये हमारा जो वर्ण विच्छेद है उसके बारे में पढ़ा। आगे जो हमारा जो शेष रह गया वो अगली कक्षा में करेंगे, लेकिन उससे पहले कि आपको थोड़ा एक कार्य करना है कि उसके बारे में आपको उत्तर देना है। तो आपके लिए प्रश्न है कि मातृभाषा, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? और किसने किस यूनियन ने या किसने किसने सम्मिलित किया? कब पहली बार कब मनाया गया? मातृभाषा जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? किसने मतलब कि जो मातृभाषा वो किसने मतलब पहली बार अनुष्ठान किया? तो पहली कब मनाया गया, पहली बार कब मनाया गया? तो इन तीन प्रश्नों के आपने जवाब देने हैं। तो आपका धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।